बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग लाहौर। मदीहा अल्मास आपके साथ है। अपने मॉर्निंग शो का आगाज़ हमेशा की तरह आज के पैगाम, आज की अच्छी बात से करेंगे। तो पैगाम हमारे नाज़रीन के लिए हमारा ये है कि इस वक्त आपको पता ही है पाकिस्तान ने वो जो इस्लामाबाद डायलॉग राउंड 1 का आगाज़ किया था और हिस्ट्री के तकरीबन 47 साल पुराने दो हरीफों को टेबल टॉक की तरफ लेके आया था और खित्ते की सबसे बड़ी जंग रुकवाने में अपना किरदार अदा किया था। और इस पर तनकीद भी काफ़ी ज़्यादा की गई थी पाकिस्तान पे कि नहीं, अब ये इस्लामाबाद टॉक्स राउंड 2 जो है वो नहीं हो रहा है, तो शायद खुदा न खासा ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जी। अब ये मुज़ाकरात ना सिर्फ कामयाब हुए हैं बल्कि इन पर दोनों जानिब से दस्तखत भी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान को ये एहसास हासिल हो चुका है। और ये जो मैं हमेशा कहती हूँ, ये कामरानियाँ, ये जो इज़्ज़तें हैं, ये कामयाबियाँ हैं, ये 2025 से हम समेटते चले आ रहे हैं। और वैसे तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के ये नसीब में लिख दी है, लेकिन 2025 को हमने जो शिकस्त दी थी अपने दुश्मन भारत को, उस शिकस्त के बाद ये कामरानियाँ और कामयाबियाँ समेटने का सिलसिला जारी है। स्विट्ज़रलैंड में जी बाकायदा तौर पर जो तकरीब हुई, उस तकरीब में जो मेज़बान का किरदार है वो पाकिस्तान को ये एहसास भी हासिल हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिस तरह से पूरी दुनिया में अमन के सफ़ीर के तौर पे देखा जा रहा है और जो सालिस का किरदार अदा किया था, इस सालसी में कामयाबी हमें हासिल हुई है। तो ये अमन की कोशिशों में हमने जो अपना मुस्बत किरदार अदा किया, आज दुनिया को तसादुम नहीं बल्कि ताउन, बर्दाश्त और दानिशमंदाना क़यादत की ज़रूरत है। और हमने मिल के अपनी रियासत का, अपने वतन अज़ीज़ का, अपनी हुकूमत का साथ देना है। अभी वक्ती तौर पे थोड़ी महंगाई है, ये भी कम हो जाएगी और हमने इसमें सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है। हमने ऐसा नहीं है कि आपस में यूनिटी फिर अपने इर्द गिर्द, और ये तो ये जो महीना है मुहर्रमुल हराम का, ये हमें मैसेज भी ये देता है कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनका हमने ख्याल रखना है और किसी ना किसी तरह से उनको हेल्प आउट करना है। तो मैं बात कर रही थी सब्र की। सब्र का दामन हमने हाथ से नहीं छोड़ना है। कोशिश करनी है कि अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनकी हम मदद करें और अपनी हुकूमत का भी साथ दें। ये अपने जहन में रख करके कि हमें अल्लाह ताला ने मज़ीद कामयाबियाँ इसी तरह से देनी है और दुआ भी साथ में करनी है कि मुज़ाकरात जो हैं ये मज़ीद इसी तरह से जारी और सारी रहें और दुनिया जो है किसी और जो है पेचीदा या फिर कशीदा सूरत हाल की तरफ ना जाए, बल्कि पाकिस्तान इसी तरह से सालसी करवाता रहे। तो बढ़ते हैं जी प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ। तो सेगमेंट में आज हम बात करेंगे मैनिपुलेशन, यानी कि दूसरों के ख्यालात, जज्बात या फैसलों को अपने फ़ायदे के लिए मुतासिर करने की ये जो कोशिश होती है, आज के दौर का एक अहम समाजी और नफ्सियाती मसला बन चुका है। बाज़ औक़ात लोग मोहब्बत, हमदर्दी, खौफ या एहसास जुर्म को बतौर हथियार इस्तेमाल करके दूसरों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब क्या है? सोशल मीडिया है, इसमें ज़ाती ताल्लुकात आ जाते हैं, कारोबार आ जाता है, हत्ता कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे हमारे अपने बहुत प्यारे, बहुत करीबी रिश्ते होते हैं जो कि फिर हमें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, हमारी किसी न किसी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ये सब, इस सब से हमने किस तरह से बचना है और अगर ऐसा कोई हमारे साथ करता है तो हमने ख़ुद को किस तरह से अलग करना है इस सिचुएशन से। ये सिचुएशन आपकी ज़हनी सेहत को किस हद तक मुतासिर करती है, असरअंदाज होती है आप पे, तो माहिर नफ्सियात ही बेहतर बता सकते हैं हमें। तो इसके लिए हमने आज ख़ास तौर पे अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया है जी, मारूफ साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर इतरत ज़ाहिरा साहिबा आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर इतरत, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, ये मैनिपुलेशन क्या है और ये आम जो कायल करने वाला होता है उससे किस तरह से मुख्तलिफ है ये? अच्छा, ये आपने तारुफ में बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दे दी है कि ये होते हम सब के बीच में हैं, सोसाइटी के बिल्कुल बीच में होते हैं और ये वो अफराद हैं जो किसी न किसी शख्स को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं जी। और ये घरों के बीच में बच्चे हो सकते हैं, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपकी इंटीमेट रिलेशनशिप में जो लोग होते हैं वो सब हो सकते हैं जो आपको किसी ना किसी बहाने से कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब एक फ़ाइन लाइन खींच लेते हैं कि कंट्रोल करना बाज़-औक़ात ज़रूरी भी होता है, लेकिन जब आप कंट्रोल हो रहे होते हैं किसी की फ़ायदे में नहीं बल्कि किसी के नुकसान में। जैसे मैं अगर आपको एक मिसाल दे के समझाऊँ कि मेरा एक मरीज़ अपने पेरेंट्स को कंट्रोल करता है कि जो कि एडिक्शन का शिकार है, वो कंट्रोल करता है कि अगर आपने मेरी ट्रीटमेंट की साइड पे सोचा भी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अब आप ये देखिए कि वो फियर टैक्टिक्स को यूज़ करके उनके उस अमल को कंट्रोल कर रहा है जिसमें वो
بالکل اس لائن کے اندر بند ہوئے ہوئے ہیں، کنٹرول ہوئے ہوئے ہیں جس میں وہ اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اسی طرح ہم بعض اوقات نا ٹرائی اینگولیش کر کے ہم کسی اور کے ساتھ کمپیئر آؤٹ کر کے کسی کو یہ احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ تم جتنی بھی ایفرٹ کرو گے تمہیں ایگزسٹ کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، جس میں کسی کو کمپیئر کر کے، کسی کو رائیول بنا کے، کسی کو جیلسی کا فیکٹر دے کے ہم بعض اوقات کسی کے عمل کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. یا پھر ایک بڑی پیاری سی ٹرم ہے لو بومبنگ. لو بومبنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی کو بہت زیادہ پیار، عزت، اپنائیت دینے کے بعد پھر جب کوئی ڈپینڈنسی کریٹ ہو جائے، سامنے والا ہمارے پیار پہ ڈپینڈنٹ ہو جائے، تو پھر اپنا صحیح مقصد جو ہے وہ پورا کرنے کا وقت آتا ہے. اسی طرح اگر میں اس کی اور مثالیں دوں تو گیس لائٹنگ اس کی بہت شاندار ایک مثال ہے، جس میں مینیپولیٹر کیا کرتا ہے. مینیپولیٹر اپنے دماغ سے کچھ چیزوں کو سوچ کے آپ کے اوپر امپوز کر دیتا ہے، آپ کے گرد کچھ ایسی گیس لائٹنگ کرتا ہے کہ آپ کو بھی اس کی حقیقت سچ لگنا شروع ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات آپ کو تھریٹ کر کے، بعض اوقات آپ کو گلٹ انڈیوس کر کے، جیسے عموماً ہمارے پیارے گلٹ انڈیوس کرتے ہیں کہ آپ کو میری پرواہ نہیں ہے، آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے ہیں. اچھا، اس گلٹ کے نیچے کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، کیونکہ پھر جب آپ اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ آپ پیار کرتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کنٹرول ہو جاتے ہیں. یا ایک اور ٹرم میں آپ سے متعارف کراؤں کہ ہم بعض اوقات کسی کو نا سائلنٹ ٹریٹمنٹ دینا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ اب تم سے میں بات نہیں کروں گا. جب یہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ غلطیاں ساری اس کی ہیں، اور بعض اوقات وہ جا کے اپنی غلطی کی، نہ کردہ غلطی کی بھی معافی آپ سے مانگنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے ہاتھوں کنٹرول ہو جاتا ہے. تو یہ ساری جو اقسام میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، یہ ساری ہماری سوسائٹی میں اس وقت بھی ارد گرد ہو رہی ہیں، جس میں کچھ لوگ ہمیں کنٹرول کرتے ہیں یا کچھ لوگوں کے ہاتھوں ہم کنٹرول ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم اپنی زندگی میں کہیں سٹک ہو جاتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں گرو نہیں کر پاتے. جیسے ہمیں ڈرا دھمکا کے بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر تم نے اپنے حقوق مانگنے کی طرف بات کی تو اس کا نتیجہ بہت برا ہو سکتا ہے. جیسے آپ کو آپ کا باس بتا سکتا ہے کہ اگر آپ نے زیادہ حقوق مانگے تو آپ کو اس نوکری سے برخاست کر دیا جائے گا. یا آپ کو ریلیشن شپ میں کوئی فرد یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے زیادہ حقوق مانگے تو اس رشتے سے ہی جواب ہو جائے گا. تو اس قسم کی چیزیں جب آپ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کو بہت ہی عقل مندی سے ڈیسیژنز بنانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کنٹرول کس کے ہاتھوں ہونا ہے. کیا کنٹرول اپنی مرضی، اپنا ارادہ، اپنا فائدہ، اس کے مطابق آپ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کسی کی مرضی، کسی کے ارادے، کسی کے نقطۂ نظر کے مطابق کنٹرول ہو رہے ہیں تو پھر یہ آپ کے حق میں نہیں ہے. تو سب سے پہلے ڈیسیژنز بنائیں. ڈیسیژنز ہمیں بنانے چاہیے، لیکن کیا مطلب یہ بظاہر تو نارمل ہی ہوتے ہیں نا یہ لوگ، ہے نا؟ ان کے کیا کس طرح سے ہم جج کر سکتے ہیں؟ جیسے اگر کسی رشتے میں ہم بننے والے ہیں یا ہم لیٹ سپوز ہم نے کوئی آرگنائزیشن، کوئی آفس جوائن کرنا ہے، وہاں پہ باس ایسا ہے، اور اکثر اداروں میں ایسا ہوتا ہے، وہ آپ کی پرفارمنس بجائے کہ آپ کو وہ اس کا ریوارڈ دیں، وہ جب بھی آپ کے سامنے آپ کے باسز آئیں گے آپ کو انسلٹ کریں گے، آپ کو اس طرح کی کچھ جملے بازی ہیں اس طرح سے کہ وہی شکر کرو کہ ہم نے آپ کو رکھا ہوا ہے، یا اس طرح سے ہم سسٹم چلا رہے ہیں، سرکل. کیا ہم کس طرح سے ان کو جج کر سکتے ہیں؟ یہ بظاہر تو نارمل لوگ ہی لگتے ہیں. دیکھیں بالکل بظاہر نارمل، کیونکہ یہ نارمل زندگی کے اپنے مقاصد کو ہی فلفل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل نارمل لوگ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ آپ کو گرڈ دیتے ہیں اور بعض اوقات یہ خود وکٹم رول میں بھی جاتے ہیں، جس میں بیچارگی کا عنصر دے کے بھی وہ آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ کوئی ان کے سروں پہ سینگ نہیں ہوتے ہیں، ان کو جج کرنا کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے. جیسے مولا علی کا قول ہے کہ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے. یہ جتنے فیکٹرز کو میں نے ابھی ڈسکس کیا ہے، ان فیکٹرز کو اگر آپ سینس کریں
تو ایسا شخص جو آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور کرتا نظر آ رہا ہوگا. کہیں وہ آپ کی خوشامد کر کے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے, کہیں وہ آپ پہ تنقید کر کے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے, کہیں وہ آپ کا کمپیریزن کر کے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے, کہیں وہ اپنے نظریات آپ پہ پروجیکٹ کر کے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے, کہیں وہ اپنے تاثرات آپ پہ اپلائی کر رہا ہے, کہیں وہ فلیٹرنگ کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں جب وہ کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے, اور جب بھی وہ آپ کو اس میں سے کوئی چیز کرتا ہوا نظر آئے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب آپ کنٹرول ہو رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ جذباتی مینپولیشن کی عام مثالیں کون سی ہیں جو کہ گھروں میں بھی دیکھی جاتی ہیں, آپ کے قریبی رشتوں میں بھی دیکھی جاتی ہیں؟ ابھی آپ نے کہا کہ ایک بچہ ہے وہ جو کہ کیا ڈرگس یوز کرتا ہے اور وہ اپنے پیرنٹس کو اس قدر بلیک میل کرتا ہے, تو یہ اس طرح بچے جو ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ایموشنلی آپ کو بلیک میل کرتے ہیں. آج کل تو بہت زیادہ ہے بچوں میں, بہت زیادہ ہے. بچے بہت سمارٹ ہو گئے ہیں تو وہ اپنی ضروریات کو ماں باپ سے پورا کرتے ہیں, اور ماں باپ سے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بعض اوقات ان کو مینیپولیشن کا سہارا لینا پڑتا ہے, جس میں وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ زیادہ اچھے ماں باپ نہیں ہیں, میرے دوست کے ماں باپ بہت اچھے ہیں, اور یہ کمپیریزن آ گیا اور انہیں گلٹ انڈیوس کرتا ہے کہ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے, اور ماں باپ کو بعض اوقات اپنا پیار ثابت کرنے کے لیے بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں لینی پڑتی ہیں. حالانکہ پیار کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے جس میں اتنا زیادہ ایکسپینس بھی ہوتا ہو. پیار ایک جذبات کا کمیونیکیشن ہے نا, تو جب آپ جذبات کو کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے تو پھر آپ ارد گرد کی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. اسی طرح میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ جو کنٹرول ہونے کا فیکٹر ہے, اس کا اگر کوئی اینٹی ڈاٹ ہے نا تو وہ اینٹی ڈاٹ آپ کی assertive ٹریننگ ہے, آپ کی وہ بات چیت ہے جس کے تھرو آپ نل اینڈ وائٹ کر دیتے ہیں دوسرے کے ان تمام فیکٹرز کو. جیسے میرے پاس جتنے ماں باپ آتے ہیں میں ان کی ٹریننگز کرتی ہوں, خاص طور پہ جن کے بچے بیمار ہو جاتے ہیں, کسی نشے کا شکار ہو گئے, یا یہ مینیپولیشنز کر کر کے وہ اپنی زندگی میں نتائج نہیں بنا پا رہے, وہ کسی جگہ سٹک ہو گئے ہیں. تو ایسے میں انہیں انسٹک کرنے کے لیے ان کے گارڈینز اور ان کے پیرنٹس کی ٹریننگ ہوتی ہے, جن میں ان کو یہی باتیں سکھائی جاتی ہیں کہ جب جب وہ آپ کے ساتھ مینیپولیٹ کرے تو تب آپ اس کو صحیح انالیسس دینا شروع کریں. جیسے اگر کوئی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ اس سے پیار نہیں کرتے, ماں باپ کو بچہ بتا رہا ہے, تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس سے ضرور باور کرائیں کہ یہ آپ نہیں بتا سکتے کہ ہمارے دل میں آپ کے لیے کیا ہے, یہ تو ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل میں آپ کے لیے کیا ہے. یا اگر کوئی مینیپولیٹ کر کے بریچ کر رہا ہے معلومات اپنی کوئی ڈیمانڈ آپ سے پوری کروانا چاہ رہا ہے بچہ, تو ڈزنٹ مین کہ فوری طور پہ پیرنٹس کو نہیں کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, بلکہ بچے کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے کہ کوئی بارگیننگ کرنی چاہیے, اور اس کو یہ یعنی اس کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی ڈالنی چاہیے کہ اگر یہ چیز دینے کے بعد ہم آپ کو کس قسم کا انسان دیکھنا چاہیں گے تو کوئی نہ کوئی ذمہ اسے اٹھانے والا انسان بننا ہے. لیکن اگر سم ٹائم ہم مینیپولیٹرز کی وکٹم پلینگ کو ہم سینس کر کے ان کی مدد کرنے کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہم ان کا فائدہ نہیں کر رہے ہوتے, ہم پھر ان کا نقصان مزید ان کا نقصان کر رہے ہیں. اچھا, کیا کرنا ذہنی صحت پہ کیا اور خود اعتمادی پہ کیا اثر پڑتا ہے نا ایسے لوگ جب جا رہے ہیں جن کو کہ مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں, جو مینیپولیٹ ہوتے ہیں میں نے جب بھی ان کو دیکھا ہے تو میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھا ہے, کیونکہ وہ ایک ایسے کرب اور ایسی اذیت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جس میں وہ ہر وقت اپنے آپ کو نا ایک بند گلی میں تصور کرتے ہیں, جس میں ان کو ایسے لگتا ہے کچھ بھی کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, وہ کیا کر سکتے ہیں, ان کے ہاتھ میں کیا ہے. اس قسم کی سٹیٹمنٹس آل دا ٹائم ان کے برین کے سرفیس پہ ہوتی ہیں, جس میں وہ اپنی بے بسی اور اپنی بے چارگی, مطلب ان کو اتنا بے بس, اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس سچویشن سے بھی خود کو الگ نہیں کر پا رہے, بلکہ ان کو جب آؤٹر وے بتائے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس آؤٹر وے کے بارے میں بھی بہت ہی مایوس کن سٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کوئی فائدہ نہیں, نہیں کچھ نہیں ہوگا, نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے برین میں ان کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, ان کو حقیقت کو بریچ کر کے بتایا جا رہا ہوتا ہے, جس میں ان کو ایسے لگتا ہے کہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے.
सोशल मीडिया आप क्या समझती हैं डॉक्टर इतरत, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये कौन कौन से तरीके मैनिपुलेट करने के यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं? देखिए, मार्केटिंग ने तो हमेशा ही मैनिपुलेशंस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, एक इल्यूजन्स क्रिएट किए हैं हमारे इर्द गिर्द। तो सोशल मीडिया अगर देखा जाए तो बिल्कुल वही काम कर रहा है कि हमें ना उसने एक इल्यूजनरी ज़िंदगी में रखा हुआ है, हकीकी दुनिया से उन चीज़ों का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। जैसे अभी आप इसराइल ईरान की जंग का ज़िक्र कर रही थी, तो हकीकी जंग कुछ और हो रही थी और सोशल मीडिया पे कुछ और जंग हो रही थी। यहाँ तक कि मैं बड़ी हैरान हुई कि जब ख़ामेनाई साहब की शहादत को भी दिखाया गया कैमरास पे, इवन दो कि उनके जसद खाकी को भी फ्रीज़र में रखा हुआ दिखाया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं जिनका हकीकत से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी ये तो मैंने एक मिसाल दी है। अगर आप सोशल मीडिया को स्क्रूटनाइज़ करें तो मेरा ख़्याल है 99% चीज़ें इस वक्त वहाँ पर मैनिपुलेशंस हैं। वहाँ पर चीज़ों को, जैसे एक दिन कोई ख़बर आती है कि कोई मर्डर हुआ है, उसके पीछे हक़ाइक़ कुछ और हैं, अगले दिन पता चलता है कि उसके पीछे हक़ाइक़ कुछ और हैं। और सोशल मीडिया किसी की वीडियो कहीं से उठा के कहीं डाल देता है। तो ये सारी मैनिपुलेशंस, और हमारा दिमाग इन चीज़ों को अभी भी एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारा ब्रेन ट्रेंड हो गया है कि ये सोशल मीडिया है। हम अब भी वहाँ पर अच्छा, ये भी मैनिपुलेशन के उसमें आता है, बिल्कुल टाइप में आता है ये? बिल्कुल मैनिपुलेशन की टाइप में आता है कि जब आप इल्यूजन्स जनरेट करके लोगों के ब्रेन को कंट्रोल कर जाते हैं। लोगों को सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखा रहे होते हैं कि कोई शख्स हीरो है। जैसे ऐसे बहुत सारे किरदार स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक से करने के अहल नहीं होते। उनकी हेल्थ ठीक नहीं होती, उनकी जिस्मानी सेहत, ज़हनी सेहत ठीक नहीं होती, और बाय चांस उनके मुंह से कोई फ्रेज़ निकल जाता है और उसका नतीजा ये निकलता है कि पूरी दुनिया कैमरा से, और फिर वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, फिर वो सोशल मीडिया पे लंबे लंबे भाषण देना शुरू कर देते हैं फिर लोग। और आप देखें सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसे बहुत सारे जो करेक्टर्स हैं, अपनी उनकी पर्सनल लाइफ आप देख लें, उनकी आप प्रोफेशनल लाइफ देख लें, वो ज़ीरो हैं, लेकिन फिर फॉलोअर्स ने उनको इस कदर, वो ज़ाहिर है उसी से सारा उनका चल रहा है सिलसिला। तो जितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि उतना ज़्यादा ये अच्छा। पहचान क्या है कि ये मैनिपुलेटर्स हैं, ये हकीकी लोग नहीं हैं। अगर आपने इसकी पहचान करनी है तो आप ज़रूर उनकी ज़ाती ज़िंदगियों में झांक के देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट क्रिएट हुआ हुआ है और वो लोगों को स्क्रीन पे आके ठीक करने पे भाषण दे रहे हैं। और क्योंकि देखिए ये फैक्ट है कि अगर आपके पास फिर आप उनकी पर्सनैलिटी को जज करें, अल्लाह करीम ने इतनी अकल तो हम सबको दी है, अशरफुल मखलूकात हैं हम। आप देखें वो छोटी छोटी बातों पे इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहे होते हैं, है ना, अपनी उम्र को लेके, अपनी मतलब हर चीज़ को, और आपको साफ पता चल रहा होता है कि झूठ, लेकिन फिर भी आप उसको फॉलो करते हैं, आप उसको सुनते हैं, आप उसको लाइक करते हैं, आप कमेंट भी करते हैं। हाँ, क्योंकि आपका ब्रेन मैनिपुलेट हो गया ना कि ये तो इतने व्यूज़ हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, इतने लोग इन्हें मान रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर ये ठीक ही होगा। हालांकि मेजॉरिटी कभी भी चीज़ों के ट्रू होने का सबूत नहीं हुई है। ये देखिए ना, ये तो मौला अली का कॉल भी है। हाँ, आज हम वाक़या करबला को बार बार रिपीट करते हैं, तो वहाँ से हम यही दर्स ले रहे होते हैं ना कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में ये जो तादाद का फ़र्क है, इससे जज नहीं कर सकते कि ये इतना ही अच्छा, और वाकई इतना अच्छा है, तो ये ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर इतरत, हमारे करीबी रिश्ते, सबसे ज़्यादा जो ज़ाहिर है करीबी रिश्ता वो मियाँ बीवी का रिश्ता है, अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत रिश्ता बनाया। इसमें बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग है ना, इमोशनल, और आपको हर तरह से मेंटली टॉर्चर करना, और इस तरह से आपको इतना मजबूर कर देना कि स्पेशली ये ख़वातीन के साथ होता है कि आप अलग में नहीं हो पाते, उस सिचुएशन में से ख़ुद को निकाल भी नहीं पाती हैं आप, और आपने बच्चों की खातिर रहना भी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको, किस तरह से? देखिए ये तो वेरी करता है कि उसके साथ किस किस्म की प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन ऑन द जनरल नोट मैं अगर आपको बताऊं तो ख़वातीन को ज़्यादातर कंट्रोल किया जा रहा होता है, यानी मैनिपुलेट करके, आपके पैसे भी खाए जा रहे होते हैं, हाँ, ठीक है, और फिर एट द एंड आपको ये रियलाइज़ करवाया जा रहा होता है कि आप कुछ भी नहीं कर रही हैं, ठीक है, आप बच्चों को टाइम नहीं देती, आप फैमिली को टाइम नहीं, आपने प्रोफेशनल, आपने पैसे भी तो
ऑन करने हैं, आपने घर भी तो चलाना है, ऐसे ही ठीक है। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि आपको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा होता है। अच्छा, पता है ख़वातीन का इशू ये होता है कि वो ना अपना सेल्फ एस्टीम लो रखती हैं, हाँ, जिसमें वो दूसरों के मुंह से ही सुन रही होती हैं कि वो कैसी हैं। जैसे उन्हें हमेशा ये पता लगाने के लिए कि वो कैसी लग रही हैं दूसरों से ही पूछना पड़ रहा होता है, हाँ, और वो दूसरों से ही जज करवा रही होती हैं अपने आप को। अच्छा, इसका तरीका ये है कि वो अपनी जजमेंट की सीट पे खुद बैठें, आईने से पूछा करें कि वो कैसी हैं, और ख़ुद अंदाज़ा किया करें कि वो सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके रात तक और रात से सुबह तक वो कितनी हार्ड लेबर कर रही हैं, वो कितना काम कर रही हैं, वो जो कुछ कर रही हैं, और अपने और तमाम इंसानों के बीच में अपने क्रिएटर को रखा करें। तो ये वाले इशू नहीं आते कि कोई आपको बता जाए कि आप तो कुछ भी नहीं करती, आप तो यूजलेस हैं, हाँ। आपने तो बच्चों को टाइम नहीं और दिया। स्पेशली पता नहीं, अब मेरा जो अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, आपको फैमिली में आपके जो वो ख़वातीन जो खुद कुछ नहीं कर पाती हैं, वो ख़वातीन आपको ज़्यादा वो पिंच कर रही होती हैं कि तुमने सारी ज़िंदगी किया क्या है, तुमने इतना कमाया है, तुमने बनाया क्या है, तुमने आज तक अपनी प्रॉपर्टी तक तो बना नहीं पाई। देखिए, मैनिपुलेशन की वही काइंड हाँ। है ना, प्रोजेक्शन, जिसमें हम अपने ट्रेड्स को दूसरों के ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। जब हम कुछ खुद नहीं करते तो हमें ऐसे लगता है कि सामने वाला भी जैसे हम कोई useless है। स्मगलर्स हैं खुदा न खास्ता, या हम पता नहीं क्या करते हैं, भाई हम भी जॉब ही करते हैं, है ना, हम कोई डॉक्टर हैं या हम कोई एंकर हैं, या हर एक जाहिर है, और इट डजंट मीन कि हमने पता नहीं कोई क्या कर लेना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे जब मैंने साइकोलॉजी में अपनी डिग्री कंप्लीट की तो मेरे बारे में बहुत सारे लोग कहते थे कि पागला दी डॉक्टर बन गई है। हाँ। अच्छा, मैंने इस फ्रेज़ को हमेशा एंजॉय किया है, इससे मैं मैनिपुलेट कभी भी नहीं हुई, क्योंकि आज मेरे लिए वो फ्रेज़ उससे भी ज़्यादा ख़राब बन गया है जब मेरे बारे में कहा जाता है कि नशैयां दे नाल कम कर दिए। रियली और हमारे बारे में तो ये है डॉक्टर इतरत के वो समझते हैं कि वो, और हमें कहा भी जाता है कि शायद मैं इधर बैठे हुए पीएम साहब को कॉल करूंगी या प्रेसिडेंट को कॉल करूंगी तो मेरी एक कॉल पे आपका काम हो जाएगा। हाँ। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप अपनी छोटी सी डोमेन में ही तैर रहे होते हैं, और आप अपनी मास्टरी के थ्रू अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर रहे होते हैं। लेकिन मैनिपुलेटर्स को ना जो सोच रहे हैं वो सोचने दें, कम अज़ कम उनके और अपने बीच में एक ऐसी शील्ड ज़रूर रखें कि उनका पैटर्न, उनकी थॉट्स, उनके नज़रियात, उनके नुक्ता नज़र, इसको आप अपने ब्रेन पे पेस्ट ना करें, वरना क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी जो है ना वो हिल जाती है, फिर आप बहुत शुक्रिया डॉक्टर इतरत, आपके आने के लिए, आपने टाइम निकाला और इतनी अच्छी आप मुफीद बातें करती हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग लाहौर।